नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 6 की हिस्ट्री, हमारे अतीत। तो ये हमारे अतीत यानी इतिहास का पहला चैप्टर है। देखिए, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। रशीदा का सवाल, यहाँ पर थोड़ा भूमिका बनाने के लिए इस ब्रैकेट में देखिए दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। सुर्खी आप समझ रहे होंगे, हेडलाइन। तो वहाँ पर क्या लिखा था? 100 साल पहले। तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो देखिए कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप क्या करेंगे? आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उसको याद हो कि उस साल क्या हुआ था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और हम आखेटक यानी जो शिकारी होते थे, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ठीक है, अब देखिए लोग कहाँ रहते थे। तो अभी हम आगे ये सारी जानकारी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हाईलाइट की गई हैं चीज़ें, तो हम समझ लेते हैं, जिससे हमें चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे उसे समझने में और आसानी होगी। तो देखिए, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कौन सी नदी के? नर्मदा नदी। यहाँ मानचित्र अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों से यहाँ पर आशय है जो सबसे शुरुआत में रह रहे थे। कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, जो वहाँ जंगलों की उन्हें पता था कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर खाने पीने लायक हैं। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी वो जो भी भोजन और फल आदि चीज़ों का जो उन्हें ज़रूरत होती थी वो सब यहीं से इकट्ठा करते थे। ठीक है, संग्रह यानी एकत्रित करना। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी जानवरों का शिकार भी करते थे। अब देखिए, यहाँ पर इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये बच्चों हिस्ट्री से क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि सबसे पहले कौन सी फसलों को उपजाया गया, तो कौन सी है हमारी? गेहूं या जौ। और कितने वर्ष पूर्व ये हुआ था? तो ये 8000 वर्ष पूर्व। ध्यान रखिएगा, आप नोट भी करते जाइएगा जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अब देखिए, बात करते हैं पशुओं की। तो उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था और ये लोग गांवों में रहते थे। अब देखिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों के बारे में है यहाँ पर, इनका पता लगाना है। ये जो नीचे मैप दिया हुआ है इसके जरिए, तो ये जब आप मैप में देखेंगे ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये जिन चीज़ों के बारे में, विंध्य की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व में गारो, यहाँ पर भी खेती का विकास हुआ। सबसे पहले क्या उपजाया गया यहाँ? चावल। ठीक है, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये जो विंध्याचल पर्वत है उसके उत्तर में वो स्थान स्थित है। अब यहाँ पर इन पहाड़ियों में और इस जगह पर सबसे पहले क्या उपजाया गया था? चावल। ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये रहा मानचित्र। यहाँ पर आपको ये देखिए गारो की पहाड़ियाँ, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, ये रहा विंध्य की पहाड़ियाँ। इस तरीके से ये नर्मदा नदी जिसके बारे में ऊपर अभी जिक्र हुआ,
ये आप एनसीईआरटी की बुक में जब आप देखेंगे ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो जो मानचित्र दिया हुआ है वहाँ पर सिंधु नदी है और उसके साथ उसकी सहायक नदियाँ भी हैं, जो बहुत ही आसान है, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए, सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं, ये हमने जब जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर किया था तब हमने उसमें जाना था कि एक तो मेन नदी होती है और जो दूसरी सहायक नदी उसे कहते हैं जब वो उसमें आके मिल जाती है और उस पानी को एक दूसरे से मिला देती है, पता नहीं लगता कौन सी नदी का पानी कौन सा है और वो एक ही नदी लगती है, वो सहायक नदी हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे ये जो कुछ आरंभिक नगर जो स्टार्टिंग में, बहुत ही स्टार्टिंग में, प्राचीन काल से मतलब पहले या उसी टाइम पीरियड के दरमियान वहाँ पर वो नगर बसे हुए थे। फले फूले यानी वहीं पर वो लोग बसे हुए थे, वहीं पर रह रहे थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने पहले हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखिए, आगे की बात कर लेते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी जो आज का वर्तमान बिहार है, बिहार के नाम से जाना जाता था, वो उस समय प्राचीन काल में, जैसे कि हमने अभी बात की कि ये 2500 वर्ष पूर्व पहले वो वहाँ पर मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, यानी एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ तक पूरा यात्रा की। कभी कभी हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा काफ़ी कैसी होती थी? जोखिम भरी होती थी। उनको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। फिर भी ये यात्री जो होते थे, यात्रा करते थे, उनके लिए असंभव नहीं था, वो किसी भी तरह से यात्रा पूरी कर लेते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी तो ये काम या व्यापार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, लेकिन कभी कभी इनको मजबूरीवश प्राकृतिक आपदाएं कुछ आ गई, जैसे भूकंप, सुनामी आदि इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये अपने, तो इन्हीं की वजह से इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, क्योंकि फिर इनको खाने पीने की चीज़ें मिलती नहीं थी। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। कभी कभी क्या होता था, जब युद्ध होता था एक दूसरे से लड़कर, तो उस जगह पर अपनी विजय प्राप्त हो जाती थी, तो इस सिलसिले में भी जब जाते थे और वहीं पर वो लोग फिर रह जाते थे अगर जीत जाते थे, तो इस वजह से भी उनका स्थान परिवर्तन हो जाता था। अब देखिए, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। व्यापारी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे क्योंकि उन्हें व्यापार करना होता था। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे वो भी अपना शिक्षित करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, धर्म के बारे में ज्ञान बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, एक गाँव से दूसरे गाँव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब देखिए, कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी जाया करते थे। कुछ लोग तो देखिए काम के सिलसिले में, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कुछ धार्मिक गुरु थे जो शिक्षा के लिए और कुछ व्यापार के लिए, कुछ अपने कार्यवश या कुछ वैसे ही, या कुछ उत्सुकतापूर्वक भी जाते थे। उनको मतलब क्यूरियोसिटी होती थी कि नहीं, हमने तो जाना है, कुछ भी खोजने की चाह में, उनको कुछ नई चीज़ ऐसी मिले जिससे उन्हें लगे कि अच्छा ये भी चीज़ है दुनिया में। ठीक है, इस सिलसिले में वो जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब ये जब सारी यात्राएं होती थी तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह पर गए तो हमें उस जगह के बारे में पता चला। ऐसे में क्या हुआ, धीरे धीरे हम उनकी संस्कृति, उनके लोगों के पहनावे, बोलचाल, इन सब सारी चीज़ों को हमने जाना, समझा। तो इस तरीके से ये अवसर एक तरह का माना गया कि एक दूसरे के विचारों को जानने समझने का मौका मिला इसके जरिए। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर नीचे मानचित्र के बारे में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देश का नाम, अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे देश का नाम। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत को इंडिया नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये शब्द कैसे यहाँ पर आया। तो जो इंडिया शब्द है वो देखिए इंडस से निकला। अब इंडस देखिए क्या है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस जो शब्द है इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब देखिए अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ये तो नीचे एटलस में जानकारी के बारे में है, जब आप उसमें देखेंगे तो ईरान और यूनान उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने देश के नाम के बारे में डिटेल से कि आखिर ये पड़ा कैसे। तो यहाँ तक आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा कि इंडस जो है वो शब्द इंडिया जिससे बना वो संस्कृत से निकला, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अब लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, ध्यान दीजिएगा, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जब ईरानी और यूनानी आए, स्टार्टिंग में प्राचीन काल की बात है ये, तो सिंधु को इन्होंने एक्चुअली उनको सा कहने में समस्या होती थी, वो सा को हा पढ़ते थे, ठीक है। तो वो सिंधु को हिदोस बोलते थे या तो फिर क्या बोलते थे, इदोस। और इसी तरह से इदोस और इस नदी के पूर्व में जब स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। इंदोस से ही इंडिया आ गया। अब भारत, अगर हम भारत शब्द की बात करें तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जब ये भारत नाम का प्रयोग था वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक पर्टिकुलर एक समूह था, उसको कहा जाता था। तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, यानी जो संस्कृत की सबसे स्टार्टिंग लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है, कौन सी, ऋग्वेद, उसमें इसका जिक्र मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। वो जो समूह था जिसे भारत नाम से प्रयोग किया जाता था, इसका जो जिक्र है वो ऋग्वेद की लगभग आज से 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद हमारी, उसमें इसका जिक्र मिलता है। और बाद में इसी शब्द को बाद में हमारे देश के लिए प्रयोग किया जाने लगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जाने, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पहले के टाइम पे प्राचीन काल में जो पुस्तकें होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। अब देखिए अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द था वो क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। यह शब्द कहाँ से आया था, तो यह शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से, इससे निकला था। लैटिन शब्द के मेनू से निकला था, जिसका अर्थ था हाथ है, ठीक है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन से आया था, जिसे मेनू से आया था, लैटिन के मेनू से आया था, जिसका अर्थ था हाथ है, ठीक है। और ये पांडुलिपियाँ किसमें, ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक भुर्ज नामक पेड़ होता है हिमालय क्षेत्र में, वहाँ की जो एक विशेष तरह की छाल होती है जिसे हम कहते हैं भोजपत्र, उसमें लिखी मिलती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम जानकारी कर लेते हैं और डिटेल में कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से। तो यह पांडुलिपि जो होती है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं अभी ऊपर को स्क्रॉल करूँगी तो आपको दिखेगा। तो यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। और ये जो भुर्ज का पेड़ जिसकी हमने बात की हिमालय क्षेत्र में, तो भुर्ज के पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि यहाँ पर है जो हम देख सकते हैं, और वो पांडुलिपि ये रही, ठीक है। ये भुर्ज के पेड़ के छाल सी बनी है और इस पर ये लिखी हुई है। तो इस तरीके से कुछ
ऐसी होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। क्योंकि ये पेड़ों की छाल से बनी होती है, तो इनमें अगर इनका ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता या बहुत वर्षों पुरानी हो जाती हैं तो ये अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, अंदर अंदर से ये गलने लगती हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। ठीक है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ये उस समय प्राचीन काल में जब संस्कृत में लिखे जाते थे, उस समय वहाँ पर जो लोक भाषा थी वो प्राकृत थी। ये जब हम कभी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास चैप्टर करेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो आपको भाषा का बताऊंगी, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। वहाँ पर प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, ये सारी लैंग्वेजेस पहले थी, जो कि हिंदी तक परिवर्तित होते होते ये कई चरणों में जाकर निकली, तब जाकर हिंदी बनी हमारी, जिसे हम खड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं। देखिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं? जैसे पत्थरों पर हो गया, या कुछ कठोर सतह हो गई जैसे धातुओं से बनी हुई कुछ, वहाँ पर वो अभिलेख लिखे होते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण करवाना अर्थात वो लिखवाना, उसको जैसे हम आज के टाइम पे प्रिंट बोलते हैं, उस समय उसको उत्कीर्ण करवाते थे, वहाँ पर लिखवाते थे, उसे छपवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। इसके बाद कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। कुछ तो देखिए हमने अभी यहाँ पर देखा कि जैसे पत्थरों में हो गए या धातुओं में हो गए, लेकिन उसके बाद कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिलते थे, जहाँ पर हमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष के अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाते थे कि वो अपनी क्या उन्होंने काम किए हैं अच्छे कामों को, उसमें वो छपवाते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे कि कौन से युद्ध में कौन से राजा की जीत हुई, इस प्रकार से वो अपने वहाँ पर उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अभी आगे पढ़ेंगे अध्याय 7 में। ठीक है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई कुछ लिखता है उसमें कोई ना कोई लिपि का प्रयोग होता है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तो हम एक क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लिखने में हम लिपि का प्रयोग करते हैं और जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अथवा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। कौन कौन से? यह अभिलेख जो प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक। ठीक है। ये 2 लिपियां हैं, यूनानी और अरामेइक, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पुरातत्वविद। जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी प्राचीन काल की, वो उन वस्तुओं का जो अध्ययन करता है, जो व्यक्ति अध्ययन करता है कि क्या था, कहाँ पे क्या मिला, किसमें क्या लिखा है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है पुरातत्वविद। अब पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, यहाँ पर देखिए ये एक घड़े का चित्र है और इधर
कुछ पत्थरों के, कुछ बर्तनों के या कुछ इस तरह के सिक्कों के प्राप्ति हुई। तो इस तरह यहाँ पर पुरातत्वविद क्या करते थे, इस तरह का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा कुछ सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। कुछ पत्थर के मिलते थे या तो कुछ पकी मिट्टी, जैसे यहाँ पे घड़ा का उदाहरण ऊपर पिक्चर बनी हुई है। और ऐसे तत्व कठोर, जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। या तो धातु के बने होते थे या तो पत्थरों के या पकी मिट्टी के, क्योंकि ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। जैसे हमने ऊपर पांडुलिपि के बारे में पढ़ा था कि ये एक समय के साथ साथ, क्योंकि वो वृक्षों के छाल की बनी होती है, ताम्रपत्र की बनी होती है, एक भोजपत्र की जो भुर्ज से बनी होती है, तो वो एक अपने टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। बट ये जो पत्थर हो गए और ये पकी मिट्टी और जो धातु होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक उसी तरह बने रहते हैं। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों की खोज करते हैं और उस पर वो गहन अध्ययन करके पता करते हैं कि ये कब का बना हुआ है, कितना पुराना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखिए, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, क्योंकि जो जानवर होते हैं, चिड़िया, मछली, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो जल्दी समाप्त नहीं होती हैं। तो उनसे उन्हें मदद मिलती थी पुरातत्वविद को कि प्राचीन काल में जो लोग थे वो आखिर क्या खाते थे, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि जो अन्न के, अनाज के दाने होते हैं अथवा या लकड़ी के टुकड़े होते हैं, जैसे जो जल जाते हैं, तो वो बहुत जो होते हैं वो मतलब जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। अब जैसे लकड़ी है, वैसे तो अगर लकड़ी काफ़ी टाइम तक पड़ी रही तो सड़ सकती है या उसमें कई बार अंदर अंदर घुन लग जाता है, वो ख़राब हो जाती है। अगर यदि लकड़ी जल जाए और उसका जो कोयले का फॉर्म में जब वो आ जाती है, तो कोयला क्या होता है, वो जल्दी समाप्त नहीं होता, वो बहुत लंबे समय तक कोयले रूप में ही रहता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पांडुलिपियों और अभिलेखों, ये पुरातत्व से जो भी ये चीज़ें, इनकी जानकारियों को एकत्रित करते हैं, इन इतिहासकार जो ये होते हैं, ये अधिकतर किस शब्द का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब उन्हें कोई भी स्रोत मिलता है, कोई भी ऐसी चीज़ मिली, वस्तु मिली जो नई है, तो फिर उन्हें क्या होता है कि वो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि फिर वो उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तभी वो उसको हम लिख पाएंगे आगे, उसको मतलब पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे कि हमारे प्राचीन काल में ऐसी वस्तुएं थीं। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। क्योंकि जब ये स्रोत मिलते हैं और उनके बारे में जानकारी वो कलेक्ट करते हैं और वो आम व्यक्ति तक जब पहुंचती है, छात्रों तक पहुंचती है, तो वो क्या होती है, उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे अतीत में ऐसी चीज़ें थी, तो उसका एक तरह से पुनर्निर्माण हो जाता है। हम उसको सोचते हैं कि अच्छा, हमारे पुराने जो पूर्वजों के पूर्वज भी रहे होंगे, तो वो इस तरीके से रहते थे, ये चीज़ें यूज करते थे। तो अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। एक तरह से ये सुराग के रूप में इस अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, जासूस की तरह ये काम करते हैं और उनको चीज़ें ढूंढ कर लाकर और उसके बारे में पूरी डिटेल हासिल करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक पर हमारे अतीत पर ध्यान दिया? इस पुस्तक का जो नाम है एनसीईआरटी 6th क्लास की हिस्ट्री की, इसका नाम है हमारे अतीत। ठीक है, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यहाँ पर जो अतीत शब्द का प्रयोग है वो बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, कि अलग अलग समूह थे और सभी लोगों के लिए उस चीज़ के जो उस समय टाइम पीरियड पे थी उसके अलग अलग मायने थे, अलग अलग उसकी इम्पोर्टेंस थी। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अब देखिए, यहाँ पर जो पशुपालक थे या किसान थे, जो उनका जीवन था वो राजा तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जो जीवन था वो शिल्पकारों के जीवन से एकदम जस्ट अपोजिट था। मतलब कोई भी वहाँ पर एक सेम वे में चीज़ें नहीं चल रही थी, सब अपना अपना जीवन यापन अलग स्तर पर, अलग रूप पर कर रहे थे।
जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग हिस्सों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं, व्यवहारों का लोग। और उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर या शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। आज भी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उस आइलैंड में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर वो लोग मछलियाँ पकड़कर या फिर शिकार करके या फिर फल फूल को इकट्ठा करके ही उन्हीं चीज़ों के द्वारा अपना जो है वो भोजन बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत अगर शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इसके जस्ट विपरीत जो सिटी में लोग रहते हैं, वो खाद्य आपूर्ति के लिए, मतलब खाने की चीज़ों के लिए वो अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो खाना जाके खेत पे जाके अनाज उगाते नहीं है ना, वो तो उन तक पहुँचाया जाता है। एक किसान जब खेत में बीज डालता है, फसल बोता है, वो फसल उगती है, उसके बाद वो पब्लिक तक पहुँचते पहुँचते कई सारे स्टेप्स से गुजरती है, तब जाकर वो एक आम आदमी के पास पहुँचती है। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। तो ये सारी चीज़ें जो थीं वो अतीत में विद्यमान थीं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी उन्होंने कहाँ पर विजय प्राप्त की, किनसे युद्ध किया, उनको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिली, किस पर उन्होंने फिर वो जिस एरिया में जिस राजा के साथ उन्होंने लड़ाई की, उस लड़ाई से उन्हें कितनी हानि हुई, कितना लाभ हुआ, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखा जाता था। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस समय इकट्ठी लेखा जोखा के रूप में थीं। तभी हम आज उसे इतिहास के रूप में पढ़ पाते थे, तभी हम जान पाते हैं कि इस राजा के साथ इसकी लड़ाई हुई। हम पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, हम सभी के बारे में इसी वजह से जान पाते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। अब देखिए, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आपको किसी शिकारी, मछुआरे या जो गरीब तबके के लोग हैं, जो व्यापारी टाइप के लोग, इनका आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। सिर्फ राजा रानी का, बड़े बड़े महान शासकों का, इन्हीं लोगों का जिक्र मिलेगा। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। जब ये पुरातत्वविद हमें ये खोज लाकर देते हैं तो इन सभी पुरातत्वों की सहायता से हमें क्या होता है, इनके जीवन को हम जान पाते हैं कि उस टाइम पीरियड पे, उस समय काल में किस तरह की चीज़ें थी, क्या राजा रानी किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह युद्ध होते थे, युद्ध के बाद किस तरह से लाभ होता था, क्या हानि होती थी, ये सारी चीज़ें हम जान पाते हैं। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। इनका कहना है कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है या जितना भी आज तक हमें बुक्स के द्वारा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, अभी भी इसमें बहुत कुछ शेष है। अभी हमें ये पूर्ण रूप से चीज़ें मालूम नहीं है। आज भी पुरातत्वविद उस खोज में लगे हुए हैं। हाँ, हम अब पढ़ेंगे तिथियों का मतलब। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह या कोई भी वर्ष, जैसे 2000 या अभी 2026 चल रहा है, तो इस तरह का कोई वर्ष आप बताएंगे। वर्ष की यह गणना जो है ये ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारी तिथि है, जो हमारी तारीखें हैं, वो ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, ईसा मसीह के जन्म से जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, इनके जन्म की तिथि से यह गणना शुरू की जाती है। अतः अगर हम इसको समझें तो देखिए, 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य इस ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां, जब हम ईसा मसीह के जन्म को समझते हैं तो उनके जन्म से पहले की तिथियां थी, वो हम ईसा पूर्व में, यानी वो BC में हम लिखेंगे, इसके रूप में वो जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना एक आरंभिक बिंदु इसलिए मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये हमने एक बेस बना लिया है कि 2000 यहाँ पर एक आरंभिक बिंदु के रूप में है। अब अगर हम बात करें ईसा मसीह के जन्म की, तो जो तारीख है, तो जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की चीज़ें हैं उन्हें हम ईसा पूर्व में पढ़ते हैं तारीखों को, और जो उसके बाद की हैं उसे हम देखिए किस तरह से AC और BC में होता है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताती हूँ। इतिहास और तिथियां, जैसे यहाँ पर अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व, यानी उसके
जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ये होता है जब तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा हो। बीसी का मतलब होता है ईसवी पूर्व और एडी का मतलब होता है सिर्फ ईसवी यानी सन। तो एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से ये बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। बीसी हो गया जन्म के पहले, और जो एडी है तो एनो डोमिनी ये है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी वहाँ से उसके फिर इधर जब चीज़ें आती हैं तो वो एडी कही जाती हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई भी लोग लिख देते हैं, जैसे सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। बीसी की जगह BCE भी प्रयोग में आ जाता है। तो सीई अक्षरों का जो प्रयोग होता है ये कॉमन एरा, देखिए मैंने अभी बताया था कॉमन एरा, तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा। जन्म के पहले का हो गया बिफोर कॉमन एरा, और जन्म के साथ जब बाद का हम देखते हैं तो वो हो गया कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, ठीक है। विश्व के जो अधिकांश देश हैं वहाँ पर इस कैलेंडर का जो प्रयोग है वो सामान्य रूप से हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। अगर हम भारत में तिथियों के प्रयोग की बात करें कि तिथियों का प्रयोग कब से हुआ है, तो वो लगभग 200 वर्ष पूर्व से आरंभ हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का भी प्रयोग होता है, जिसका क्या तात्पर्य है, बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया हो। बहुत ही इजी है। अगर हम ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करें तो हम BC में बात करेंगे, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और जब हम उनके जन्म से ठीक बाद की बात करते हैं तो वहाँ पर AD आ जाता है, यानी एनो डोमिनी, ठीक है, कॉमन एरा, जिसे हम CE भी बोलते हैं। अब इस प्रकार बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इतिहास का हमने ये हमारे अतीत का फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।